हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11 और 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे हिंदी में। अब देखो, एक चैप्टर होता है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए अपने एक चैप्टर को क्लियर करेंगे ताकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग ना हो और आपको देखने में भी एक सी बोरियत सी महसूस ना हो। तो हमने पिछली दो वीडियोस में, मंडे से स्टार्ट हुई थी सीरीज, दो वीडियो में हमने कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत, और दूसरी वीडियो में कोशिका का समग्र अवलोकन, ये दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तीन टॉपिक्स हो गए। आज हम करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट हम करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। उसमें मे भी दो वीडियोस बन सकती है, अगर ज्यादा लॉन्ग हुई तो उसको दो पार्ट में रखेंगे, अदरवाइज एक पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में जानते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, सीधे ही आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी काफी सारे आप बेनिफिट्स आपके सामने लिखे गए हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है। सबसे पहले जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जो प्लूरोनिमोनिया समजीव है वो इसमें मिलते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत ही छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। पिछली वीडियो में दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यानी कि एक कोशिका को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो इसके बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो शुरू से देखते हुए चलिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि ये यूकैरियोटिक कोशिका से काफी ज्यादा छोटी होती है, काफी तेजी से विभाजित होती है, यानी कि टूटती है। माप का आकार भी काफी अलग अलग होता है और मूलभूत जो संगठन होता है, जो एक मूलभूत संगठन होता है इसका, वो एक जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। एक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो क्या है, कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है और केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। देखिए, सारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसमें एक कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी नहीं रहती है। इसमें बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क करके चलिएगा। ठीक है, कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक के रूप में रहता है, ठीक है, एक लिक्विड की फॉर्म में रहता है। क्या? साइटोप्लाज्म। कोई स्पष्ट विभेदिक केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक है। जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक होती है, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। तो इसमें कोई भी स्पष्ट विभेदिक केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगन और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, जैसे गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए होता है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ वो क्या होता है? नग्न होता है, नंगा होता है और केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, जीनोमिक डीएनए यानी कि एकल गुणसूत्र या फिर गोलाकार डीएनए, इसके अतिरिक्त जीवाणुओं में जो सूक्ष्म डीएनए है वो वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें जिन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। जो जीनोमिक डीएनए है उसके अतिरिक्त जो जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए होते हैं वो वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं और उन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, याद करके चलिएगा। राइबोसोम के अलावा कोई भी यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते। राइबोसोम है जो कि यूकैरियोटिक के इसमें अंगक पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी यूकैरियोटिक के अंगक इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली एक विशेष विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है लेकिन एक विशेष विभेदित आकार में मिलती है और उस विभेदित आकार को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मीसोसोम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, जीवाणु के बारे में बोला गया है। जीवाणु के मुख्यतः चार मूल आकार होते हैं। सबसे पहला होता है दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो और सर्पिल, जिसे स्पाइलर बोलते हैं। तो चार आकार होते हैं, बेसिलस, कोकस, विब्रो और स्पाइलर, ये चार आकार होते हैं जीवाणुओं के। अब हम पढ़ते हैं कोशिका के आवरण और इसके रूपांतरण के बारे में। कोशिका का आवरण जो होता है उसके बारे में और कोशिका के रूपांतरण के बारे में। अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, विशेषकर जीवाणु कोशिकाएं,
उनमें एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। क्या मिलता है? जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अधिकांश का मतलब है सब में नहीं मिलता, कुछ कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, लेकिन विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में ये जरूर देखने को मिलता है। इनमें कोशिका आवरण बनकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। ये जो रासायनिक कोशिका आवरण है ना, वो बांध कर क्या होता है, इससे 3 स्तरीय संरचना बनती है। पहली जो बनती है वो बाह्य परत बनती है, ग्लाइकोकैलिसिक्स कोकेलिक्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी कोशिका भित्ति और तीसरी होती है जीवद्रव्य झिल्ली। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों होते हैं वो मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं, सिक्योरिटी के लिए इनको जाना जाता है। और जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता और ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये सिंपल से है, जो अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक बोलते हैं और जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, ये इजी सा है। एक एक करके जाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जानते हैं। विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होते हैं। जितने भी जीवाणु होते हैं, ये जो बाह्य परत होती है वो रचना में और मोटाई में दोनों में भिन्न होती है। कुछ में ढीली होती है जिसे अपवंक परत बोलते हैं। कुछ में मोटी होती है, ये मोटी है, मोटी नहीं है, मोटी सी होती है, कठोर सी, उसे संपुटिका बोलते हैं, कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संपुटिका बोलते हैं। कोशिका की भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। ठीक है सॉरी, कोशिका जो भित्ति होती है वो कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। अब आती है जीव द्रव्य झिल्ली। तो प्रकृति में ये वर्णात्मक और इसके द्वारा कोशिका के जो बाह्य वातावरण है उससे संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उससे क्या होता है, जो कोशिका होती है वो बाहर के वातावरण से संपर्क बनाने में सक्षम होती है जीव द्रव्य झिल्ली के द्वारा। एक झिल्ली में संरचना भी होती है जो कि जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। एक झिल्ली में संरचना होती है जो जीव द्रव्य झिल्ली कोशिका जो फैलाव होता है उससे बनती है, जिसे मिजोजोम कहते हैं। ये फैलाव जो है वो पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। किसके रूप में? पुटिका, नलिका और पटलिका। क्वेश्चन आ सकता है। ये जो कोशिका भित्ति निर्माण है डीएनए प्रतिकृति है और इसके जो संतति कोशिका है उसके वितरण में सहायता करता है, या फिर जो श्वसन है, स्रावी प्रक्रिया है, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र है, या फिर एंजाइम मात्रा है उसको बढ़ाने में भी सहायता करता है। कौन? जीव द्रव्य झिल्ली। क्लियर है? इतना क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। जो जीवाणु है वो कोशिकाएं चलयमान और अचलयमान होते हैं। यदि वे चलायमान होते हैं तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं। देखिए सबसे इजी है, जीवाणु होते हैं वो कुछ एक चलायमान होते हैं और कुछ एक अचलायमान होते हैं। यदि वे चलायमान हैं तो उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? बिल्कुल पतली सी संरचना मिलती है और इस पतली सी संरचना को हम कशाभिका बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जीवाणु जो कशाभिका होती है, कशाभिका किसे बोलते हैं? एक पतली सी संरचना होती है। और जीवाणु की जो कशाभिका होती है वो 3 भागों में बटी होती है। पहली तंतु, जो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है और इसका काम क्या होता है? कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला हुआ होता है ये। ठीक है, कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा है अंकुश और तीसरा है आधारीय शरीर। जीवाणुओं की जो सतह होती है उस पर पाई जाने वाली संरचना है उसे रोम और झालर बोलते हैं और ये इनकी गति में सहायक नहीं होती। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाती है 2 संरचनाएं, रोम और झालर, जो कि इसकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम जो है वो एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, और झालर जो है वो एक लघु शंकु जैसे तंतु है जो कि कोशिका के बाहर परिवर्तित होते हैं। अब बारी आती है राइबोसोम की। राइबोसोम, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसका एकमात्र अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है जिसे राइबोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली से। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो कोशिका की किस अंगक से जुड़े होते हैं? तो जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। आकार की बात करें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, 15S और 30S, और ये दोनों मिलकर आपस में 70S राइबोसोम बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, 50S और 30S,
और ये दोनों इकाइयां आपस में मिलकर कितना राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा 30S। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्या होता है राइबोसोम के ऊपर? प्रोटीन जो है वो संश्लेषित होता है, और बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। काफी सारे राइबोसोम मिलकर एक संदेश वाहक जो आरएनए है उससे संबंध होकर एक श्रृंखला बनाया जाता है इसके द्वारा, और इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र बोलते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अब लास्ट बचता है आपका अंतर्विष्ट पिंड, इसके बारे में भी जान लेते हैं, छोटा सा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें बचा हुआ जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होता है। जितना भी बचा हुआ पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, और ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली स्वतंत्र ही पड़े रहेंगे। उदाहरण के रूप में अगर देख सकते हैं, पासपोर्ट कणिकाएं होगी, साइनोफाइसिन कणिकाएं होगी और ग्लाइकोजन कणिकाएं होगी, ये आपके फॉर एग्जाम्पल है। तो ये रहा आज का प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उसका शायद 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं देखता हूँ नोट्स बना के कितना बनता है। अगर ज्यादा लंबा हुआ तो उसको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।